बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लाहौर बोर्ड 2019 के ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में आने वाले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यूज़ को डिटेल से डिस्कस करते हैं। ग्रुप 1 का पहला एमसीक्यूज़ है, इफ़ अ चार्ज्ड बॉडी इज़ मूव्ड। अगर एक चार्ज्ड बॉडी है, फॉर एग्जांपल प्रोटॉन है या इलेक्ट्रॉन है, इज़ मूव्ड, उसे हरकत करवाई जाए अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, इट विल गेन, तो उसे क्या हासिल होगा। चार ऑप्शंस हैं, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले तो इसकी फिगर देखें। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक तरफ पॉजिटिव प्लेट एक तरफ नेगेटिव प्लेट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की जानिब। तो अगर हम इसमें क्या करें, एक पॉजिटिव चार्ज को लें और उसे उसके बीच में अगर रख के हम छोड़ देते हैं तो क्या होगा। पॉजिटिव प्लेट में और पॉजिटिव चार्ज में होती है रिपल्शन, क्योंकि वो सेम चार्जेस हैं। जबकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव प्लेट में होगी अट्रैक्शन, क्योंकि वो अपोजिट चार्जेस हैं, तो वो नीचे आना शुरू कर देगा। लेकिन यहाँ पर क्या सीन है, यहाँ पर कहते हैं कि अगर हम अगेंस्ट मूव करवाएं इलेक्ट्रिक फील्ड के, यानी अगर हम पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव प्लेट की तरफ ही उसको मूव करवाना शुरू कर देंगे, तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो होती है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल का जो वर्ड है ये इलेक्ट्रो से निकला है और इलेक्ट्रो का मीनिंग होता है चार्ज। चार्ज की पोजीशन के लिहाज से एनर्जी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। लास्ट ऑप्शन। सेकंड एमसीक्यूज है, सेकंड ओवर ओहम इज इक्वल टू। तो इसके लिए अगर हम रिलेशन देखें, टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन, आर सी इक्वल्स टू टाइम, रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटेंस इक्वल्स टू टाइम के यूनिट्स आते हैं। तो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम, कैपेसिटेंस का यूनिट फेरड है और टाइम के लिए हम सेकंड यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर हमें पूछा गया सेकंड ओवर ओहम, तो अगर हम ओहम को सेकंड के नीचे ले आएँ तो सेकंड ओवर ओहम इक्वल आ जाता है फेरड के। फर्स्ट ऑप्शन। थर्ड एमसीक्यूज है, व्हेन अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अगर हम एक वायर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, देन रेजिस्टेंस ऑफ ईच वायर इज, तो उसकी वजह से दोनों वायर्स की रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसके लिए अगर आप रिलेशन देखें, रेजिस्टेंस का रिलेशन है आर इक्वल्स टू रो एल ओवर ए। तो अगर हम न्यू लेंथ है वो अगर हम एल बाई टू ले लेते हैं, यानी लेंथ को हमने हाफ कर दिया, तो हाफ करने से क्या होगा, जो न्यू रेजिस्टेंस आएगी आर प्राइम इक्वल्स टू रो एल प्राइम ओवर ए। एल प्राइम की जगह वैल्यू पुट करें तो एल ओवर टू आ जाएगी, वन ओवर टू सेपरेट करें तो दोबारा से रो एल ओवर ए आ जाएगा। तो न्यू जो रेजिस्टेंस आएगी आर प्राइम वो इक्वल आएगी ओरिजिनल रेजिस्टेंस की हाफ के। यानी जब हम किसी भी वायर की लेंथ को हाफ कर देते हैं तो उस सूरत में जो दोनों वायर्स के टुकड़े बनेंगे अलग-अलग, दोनों की रेजिस्टेंस ओरिजिनल रेजिस्टेंस की वैल्यू के हाफ हो जाती है। द मैग्नेटिक फोर्स इज़ आ। मैग्नेटिक फोर्स क्या काम करती है, मैग्नेटिक फोर्स जहाँ पर भी मौजूद हो, जहाँ पर भी मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है, वो सिर्फ क्या करेगी, अगर कोई चार्जेस वहाँ से गुजरते हैं तो उनके रास्ते को, उनकी डायरेक्शन को चेंज कर देती है। इसके अलावा ना स्पीड पे कोई इफ़ेक्ट आता है ना एनर्जी पे कोई इफ़ेक्ट आता है, सिर्फ एक डायरेक्शन को चेंज करने वाली फोर्स है, वो मैग्नेटिक फोर्स कहलाती है। थर्ड ऑप्शन। द यूनिट ऑफ ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ न्यूटन पर कूलम एंड दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी इज़ न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, देन द यूनिट ऑफ ई ओवर बी इज़। अब देखें उसने हमें ई और बी के यूनिट्स दिए हैं, तो इस रिलेशन के ज़रिए हमने देखना है कि इसके यूनिट क्या आएंगे। तो ई ओवर बी है, ई के यूनिट लिखे न्यूटन पर कूलम और बी के यूनिट लिखे न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। तो ई ओवर बी किसके इक्वल आएगा, न्यूटन न्यूटन आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ए और सी को शिफ्ट कर दें, सी -1 था नीचे जाके +1 हो जाएगा, ए नीचे -1 है ऊपर जाके +1 हो गया और एम भी ऊपर जाके पॉजिटिव वैल्यू उसकी आ जाती है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो करंट का फार्मूला होता है आई इक्वल्स टू के ओवर टी। करंट का यूनिट एम्पेयर, चार्ज का कूलम, टाइम की जगह सेकंड। यहाँ पर जो हमें दिया गया है, अगर हम उस लिहाज से इन वैल्यूज़ को रीअरेंज करें तो कूलम ओवर एम्पेयर किसके इक्वल आ जाएगा, सेकंड के। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ था कूलम ओवर एम्पेयर वो अपोजिट लिखा हुआ है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये नीचे की जानिब आएगा, ऊपर मीटर रह जाएगा। यानी ई ओवर बी इक्वल्स टू मीटर एम ओवर कूलम ओवर एम्पेयर इक्वल था सेकंड के, तो सेकंड की वैल्यू नीचे आ गई है। इसी को लिख सकते हैं MS-1। लास्ट ऑप्शन।
नंबर 6 है कम्यूटेटर्स आर यूज्ड इन। कम्यूटेटर्स को हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? डीसी जनरेटर, एसी मोटर या एसी रोटेटर में। तो कम्यूटेटर्स को यूज़ किया जाता है डीसी जनरेटर्स के अंदर, और इनका काम होता है कि एसी जनरेटर में जो करंट की डायरेक्शन बदलती है, ये उससे करंट की डायरेक्शन को बदलने से रोकते हैं। तो इसकी फर्स्ट ऑप्शन आएगी डीसी जनरेटर्स। टू कंस्ट्रक्ट अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगर हमने स्टेप अप ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्ट करना है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कौन सा होता है? जिसमें हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं, और इसकी दो कंडीशन क्या होती है कि जो नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल वो ज़्यादा होने चाहिए नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल के। तो फर्स्ट ऑप्शन आएगी एन एस, यानी नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल शुड बी ग्रेटर दैन नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए फर्स्ट ऑप्शन। द सम ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव पीक वैल्यूज़ इज़। तो नेगेटिव और पॉजिटिव पीक वैल्यू को जब हम इकट्ठा पढ़ते हैं तो ये पीक टू पीक वैल्यू कहलाती है, और इसे पी पी वैल्यू के साथ भी लिखा जाता है। नंबर 9 है रेजिस्टेंस इन चोक इज़। अब चोक की रेजिस्टेंस हम कम से कम रखते हैं वेरी स्मॉल, ताकि इसकी जो एनर्जी डिसिपेशन है वो कम से कम हो, और इसकी इंडक्टेंस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है इन पी टाइप सब्सटेंसेस द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर। तो पी टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो कौन से होते हैं? होल्स। एन टाइप में कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। द कॉमन एमिटर करंट एप्लीकेशन फैक्टर बीटा इज गिवन बाय। तो जो करंट एप्लीकेशन फैक्टर है बीटा वो होता है आई सी ओवर आई बी, सेकेंड ऑप्शन। द गेन ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इज़। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कौन सा है? जिसमें जो सिग्नल होगा इनपुट वो एम्पलीफाई तो ज़रूर होता है, लेकिन उसमें फेज़ शिफ्ट नहीं आती, यानी उसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो सेम रहती है। और इसका जो फार्मूला है 1+R2/R1 फर्स्ट। द फैक्टर h ओवर m नॉट c इन कॉम्पटन इक्वेशन हैज़ द डायमेंशन ऑफ। अब इसकी हमने डायमेंशंस निकालनी है, तो एक तो अगर आपको डायरेक्ट इसका फार्मूला याद हो तो वो डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू एच ओवर एम नॉट सी इंटू 1 - cos ऑफ थीटा। तो जो डेल्टा लैम्डा है चेंज इन लेंथ, वो चेंज इन लेंथ है तो उसका यूनिट क्या आएगा? लेंथ ही आएगा, उसकी डायमेंशन लेंथ में ही आएगी। लेकिन अगर हम इसको प्रॉपर सॉल्व करें तो एच ओवर एम नॉट सी है, एच जो है इसको हम एनर्जी के रिलेशन से निकाल सकते हैं, ई इक्वल्स टू एच एफ। यहाँ से इसके यूनिट बनते हैं जौल सेकंड। ओवर एम नॉट सी उसको भी ऐसे ही रहने दें। जौल होता है वर्क का यूनिट है, और वर्क का फार्मूला होता है एफ इंटू डी। और एफ की जगह आप लिख सकते हैं न्यूटन भी लिख सकते हैं, या के जी एम एस -2 भी लिख सकते हैं। डिस्टेंस की जगह मीटर आ जाएगा, और सेकंड हमारे पास पहले से मौजूद है तो मीटर के साथ सेकंड आ गया। ओवर एम नॉट ये क्या है? मैस। तो मैस का यूनिट किलोग्राम, और सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो के जी आपस में कट जाएंगे, और बाकी हमारे पास बचेगा 1 मीटर एम। और ऊपर एस की -2 था, और नीचे वाला एस -1 जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा एस की +2। और जब इनको इकट्ठा करेंगे तो ये एस -2 +2 मिलकर हो जाएगा एस की पावर ज़ीरो। तो किसी भी वैल्यू की पावर जब ज़ीरो होती है वो आ जाती है 1 के इक्वल। तो यहाँ पर सिर्फ रह जाएगा मीटर एम, यानी जो फैक्टर है एच ओवर एम नॉट सी कॉम्पटन इक्वेशन में, उसकी डायमेंशंस किसकी होंगी? लेंथ की, सेकंड ऑप्शन। द एनर्जी ऑफ फोटॉन इज़ गिवन बाय। फोटॉन की एनर्जी का रिलेशन हमने देखना है, तो देखें ये सारे के सारे जो रिलेशंस हैं है ये एनर्जी के, लेकिन इन चारों में डिफरेंस क्या है और हम क्या मालूम करना चाह रहे हैं? जो हाफ एम वी स्केयर है ये है रिलेशन काइनेटिक एनर्जी का, किसी भी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी उसका रिलेशन ये है, लेकिन इसको हम फोटॉन्स के लिए यूज़ नहीं करते। दूसरा रिलेशन देखें वी नॉट ई, ये रिलेशन है जब हमने निकालना हो कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उनमें से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किन की है। तो ये हर एक फोटॉन की एनर्जी नहीं हो सकती, ये स्पेसिफिक जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उनको निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। थर्ड है एम नॉट सी स्केयर, ये है एनर्जी का रिलेशन, लेकिन इनको सिंपली फोटॉन के लिए यूज़ नहीं किया जाता। तो फोटॉन की एनर्जी के लिए हम यूज़ करते हैं एच एफ, ई इक्वल्स टू एच एफ का रिलेशन, जो कि प्लांक्स रिलेशन भी कहलाता है। लास्ट ऑप्शन करेक्ट है। एनर्जी इन द फोर्थ ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम इस। हाइड्रोजन के एटम में
फोर्थ ऑर्बिट की हमने एनर्जी मालूम करनी है। तो जो एनर्जी का रिलेशन है किसी भी एन लेवल के लिहाज से वो होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर एन स्क्वायर। तो अगर हमने फोर्थ शेल की फोर्थ लेवल की एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो E4 इक्वल आएगा -13.6 एन स्क्वायर की जगह 4 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जब इसको डिवाइड करेंगे 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, डिवाइड करने से आता है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारा रिलेशन बनेगा फोर्थ, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक्सरेज आर दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। एक्सरेज जो हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं हैविंग दी वेवलेंथ, उनकी वेवलेंथ इन रेंज, इस रेंज में होती है। तो ये है 10⁻10 मीटर, सेकंड ऑप्शन। लास्ट MCQs है ग्रुप 1 का। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन यूरेनियम 92 235 इज़। अब देखें जो सिंबल होती है किसी भी एलिमेंट की, उसमें जो बेस में लिखा जाता है वो होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और जो ऊपर लिखे जाते हैं वो होता है उसका एटॉमिक मैस। तो इसका जो रिलेशन है एटॉमिक मैस को अगर हम ए से लिखें तो एटॉमिक मैस इक्वल होता है न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स के। न्यूट्रॉन्स को आप नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को एन के साथ लिख सकते हैं और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को जी के साथ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं यूरेनियम के कितने, वो आ जाएगा ए माइनस जी। अब ए एटॉमिक मैस गिवन है 235, जी भी गिवन है 92 प्रोटॉन्स हैं, तो ये बन जाएगा 143 न्यूट्रॉन्स। तो 2019 लाहौर बोर्ड ग्रुप 1 के ऑब्जेक्टिव टाइप यानी MCQs को हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया है। अब देखते हैं सेकंड ग्रुप के MCQs। द लाइफ टाइम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एक्साइटेड स्टेट इज़ अबाउट। इलेक्ट्रॉन का हमें लाइफ टाइम दिया गया है एक्साइटेड स्टेट में 10⁻8 सेकेंड्स। व्हाट इज़ इट्स अनसर्टेनिटी, इसमें हमने अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी है किस में, इन एनर्जी, एनर्जी में ड्यूरिंग दिस टाइम। इस टाइम में जितनी एनर्जी में अनसर्टेनिटी है उसको हमने फाइंड आउट करना है। तो जो हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है एक पोजीशन मोमेंटम के लिहाज से है, लेकिन यहाँ पर हमें उसने एनर्जी और टाइम के लिहाज से पूछा हुआ है, तो वो होता है डेल ई डॉट डेल टी इक्वल्स एच कट, और जो एच कट है ये होता है h/2 के। उसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये आता है 1.05 मल्टीप्लाई 10⁻34 जूल सेकेंड्स। अब यहाँ पर देखें टाइम की वैल्यू हमें गिवन है, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा ई इंटू 10⁻8 इक्वल्स टू 1.05 मल्टीप्लाई 10⁻34। अब जो 10⁻8 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 10⁻8 ऊपर जाएगा तो 10⁻8 हो जाएगा। -34 में से प्लस का 8 निकालेंगे तो रह जाएगा हमारे पास 1.05 मल्टीप्लाई 10⁻26 जूल सेकेंड्स, थर्ड ऑप्शन। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑसिलेटिंग चार्ज, एक चार्ज है वो ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, वाइब्रेटरी मोशन कर रहा है, एज इट मूव्स टू एंड फ्रो अलॉन्ग द वायर, किसी भी वायर के अलॉन्ग, तो उसकी हमने बताना है वेलोसिटी इनफाइनाइट होगी, कांस्टेंट होगी, चेंजिंग होगी, ज़ीरो होगी। तो अगर हम रिवाइज़ करें जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट करने वाला टॉपिक पढ़ा है उसमें क्या है, एंटीना वाला कंसेप्ट एक पढ़ते हैं हम, और उसमें चार्ज को ऊपर नीचे बार बार ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन करवा रहे होते हैं। अब देखें जब भी चीज़ इस तरह से मूव करती है तो वाइब्रेटरी मोशन के दौरान हमेशा वेलोसिटी सेम नहीं रहती, कभी वेलोसिटी थोड़ी बढ़ती है फिर स्लो होती है फिर रुक जाती है बॉडी, फिर वेलोसिटी थोड़ी सी बढ़ती है फिर स्लो होती है फिर रुक जाती है। जैसे कि एक पेंडुलम है, तो पेंडुलम जब ऊपर से नीचे आ रहा होता है एक साइड से दूसरी तरफ तो उसकी रफ़्तार बढ़ती है, फिर वो मिडल से जब ऊपर दूसरी जानिब जाता है तो उसकी रफ़्तार कम हो जाती है, फिर वो दूसरी जानिब जाके रुकता है, फिर वापस आता है रफ़्तार बढ़ती है, फिर जो ही आधी वैल्यू से आगे जाता है तो रफ़्तार कम होना शुरू हो जाती है। तो एक ऑसिलेटरी मोशन करते हुए चार्ज की जो वेलोसिटी है वो सेम नहीं रहती, ना ही इनफाइनाइट है ना ही कांस्टेंट है ना ही ज़ीरो है, तो कौन सी ऑप्शन आएगी, चेंजिंग। लगातार वो चेंज होती रहती है, कभी ज़ीरो कभी इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग फिर ज़ीरो, इस तरह से वो साइकिल उसका चलता रहता है। तो थर्ड ऑप्शन आएगी चेंजिंग। द वैल्यू ऑफ E/m इज़ स्मॉलेस्ट फॉर। अब ये जो चार्ज टू मैस रेशो वाले MCQs हैं, यहाँ पर देखें प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, बीटा पार्टिकल है, पॉजिट्रॉन है। अब इनका चार्ज और मैस लिखने की बजाय अगर सिंपली इनको देखा जाए, प्रोटॉन इनके ऊपर +1 चार्ज है और इनका मैस जो है वो हैवियर होता है इलेक्ट्रॉन से भी। बीटा पार्टिकल्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही हैं,
पॉजिट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की ही अपोजिट टाइप है, यानी मैस इक्वल टू पॉजिट्रॉन, जबकि जो चार्ज है उसकी नेचर होती है डिफरेंट। तो इलेक्ट्रॉन, बीटा पार्टिकल और पॉजिट्रॉन तीनों मैस के लिहाज से एक जैसे होते हैं, एक ही चीज़ें, जबकि इनमें सिर्फ नेचर का डिफरेंस है, किसका, चार्ज की नेचर। इनकी नेगेटिव है, प्रोटॉन की नेचर जो है वो पॉजिटिव है। अब जब सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैस ऑफ प्रोटॉन हैवियर है इलेक्ट्रॉन से भी, बीटा पार्टिकल से भी, बीटा पार्टिकल जो कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, और पॉजिट्रॉन से भी। तो जब हम प्रोटॉन के मैस की वैल्यू पुट करेंगे नीचे, तो ओवरऑल उसकी E/m की रेशो वैल्यू कम आएगी एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, बीटा पार्टिकल और पॉजिट्रॉन के। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, प्रोटॉन। विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द कंडक्टिविटी ऑफ PN जंक्शन डायोड। इनमें से कौन सी क्वांटिटी है जिसका PN जंक्शन में से जो करंट गुजरता है, फ्लो होता है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता। डोपिंग, जितने ज़्यादा हमने डोपिंग की होती है उतने ही N टाइप में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, उतने ही P टाइप में होल्स ज़्यादा होते हैं। तो डोपिंग की वजह से उनकी कंडक्टिविटी पे फ़र्क पड़ता है। टेम्परेचर, टेम्परेचर जितना ज़्यादा हो या टेम्परेचर जितना कम हो, उन PN जंक्शंस के जो हैं P टाइप और N टाइप, उनके ऊपर इफेक्ट उसका पड़ेगा। वोल्टेज, वोल्टेज जितनी कम हो उतना कम करंट फ्लो होता है, जितनी वोल्टेज ज़्यादा हो उतना ज़्यादा करंट इजीली फ्लो हो जाता है। इन तीनों का जब उसके ऊपर इफेक्ट है तो लास्ट ऑप्शन कौन सी बचती है, प्रेशर। प्रेशर का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है PN जंक्शन की कंडक्टिविटी के ऊपर। एट वट फ्रीक्वेंसी, किस फ्रीक्वेंसी पर विल एन इंडक्टर, एक इंडक्टर ऑफ 1.0 हेनरी, 1 हेनरी हमें उसकी इंडक्टेंस दी गई है, हैव आ रिएक्टेंस ऑफ 500 ओहम, उसकी जो रिएक्टेंस है वो 500 ओहम तक बढ़ जाती है। तो अगर हम इंडक्टर की रिएक्टेंस का फार्मूला देखें, वो होता है XL इक्वल्स टू ओमेगा एल। ओमेगा की जगह हम 2πf लिख सकते हैं, एफ ही हमने फाइंड आउट करना है। इसको सेपरेट करेंगे, ये हो जाएगा XL ओवर 2πl। XL हमें गिवन है, वो कितनी है 500, 2 कांस्टेंट है, पाई की जगह 3.1 पुट करेंगे, L की जगह 1 पुट करेंगे, तो ये आएगा 79.5 हर्ट्ज़, जबकि यहाँ पर 80 हर्ट्ज़ गिवन है और यही ऑप्शन हमारी करेक्ट है, बाकी जो है वो रेलिवेंट नहीं है। इट इज़ रिक्वायर्ड टू सस्पेंड अ प्रोटॉन ऑफ चार्ज Q एंड मैस M इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक प्रोटॉन है, उसके ऊपर चार्ज Q है, उसको रोकना है। द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड मस्ट बी, तो उस वक़्त हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ करेंगे उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होनी चाहिए। तो मिलिकन ऑयल ड्रॉपलेट मेथड में जब हमने ऑयल ड्रॉपलेट्स को रोकना होता है, सस्पेंड करना होता है, उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल आ जाती है ग्रेविटेशनल फोर्स के। एफ ई इक्वल्स टू एफ जी, एफ ई होता है क्यू इंटू ई और एफ जी होता है एम जी। ई को सेपरेट करेंगे, ये हो जाएगा एम जी ओवर क्यू। सेकेंड ऑप्शन, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज़ मैक्सिमम फॉर, बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम होती है आयरन के लिए। लास्ट ऑप्शन डी। हेनरी इज़ इक्वल टू, अब हेनरी को हमने डिफाइन करना है, इसे म्यूचुअल इंडक्शन में से भी कर सकते हैं, सेल्फ इंडक्शन में से भी कर सकते हैं। तो इसका अगर हम रिलेशन देखते हैं म्यूचुअल इंडक्शन के लिहाज से, तो इंड्यूस्ड EMF जो कि म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से होती है, ES इक्वल्स टू -m डेल्टा IP ओवर डेल्टा टी। यहाँ से अगर हम m को सेपरेट करें म्यूचुअल इंडक्टेंस को, वो इक्वल आएगा ES ओवर डेल्टा IP ओवर डेल्टा टी। अब जो ऊपर E है ये है वोल्टेज, V इसका यूनिट है, ओवर करंट का यूनिट एम्पेयर और टाइम का यूनिट सेकंड। इसको रीअरेंज करेंगे तो ये आएगा वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर। फर्स्ट ऑप्शन। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ स्टीफन कांस्टेंट इज़, तो जो टॉपिक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, उसमें एनर्जी का और टेम्परेचर का आपस में रिलेशन एक्सप्लेन किया गया है। E इक्वल्स टू सिग्मा T4। ये जो सिग्मा है ये स्टीफन कांस्टेंट कहलाता है और इसकी मैग्नीट्यूड 5.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन 4। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज़ 42 न्यूटन। दो चार्जेस हैं, उनके दरमियान फोर्स है 42 न्यूटन। इफ़ वी प्लेस अ डाइलेक्ट्रिक ऑफ एप्सिलॉन R इक्वल्स टू 2.1, अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करें जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी हो 2.1 बिटवीन द चार्जेस, देन द फोर्स बिकम
इक्वल टू, तो जो न्यू फोर्स अब आएगी उसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो अगर हम रिलेटिव परमिटिविटी का रिलेशन देखें वो होता है एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू फोर्स जब दो चार्जेस के दरमियान वैक्यूम है ओवर फोर्स जब दोनों चार्जेस के दरमियान कोई भी मीडियम है। तो हमें फोर्स वैक्यूम वाली गिवन है 42 न्यूटन और रिलेटिव परमिटिविटी भी हमें गिवन है 2.1। तो अगर हम इस फार्मूला को रीअरेंज करें तो ये आ जाता है फोर्स इन मीडियम इक्वल्स टू फोर्स इन वैक्यूम ओवर रिलेटिव परमिटिविटी। तो फोर्स इन वैक्यूम गिवन है 42, रिलेटिव परमिटिविटी गिवन है 2.1, तो इसका आंसर आएगा 20 न्यूटन। गुड कंडक्टर्स हैव कंडक्टिविटीज़ ऑफ द आर्डर ऑफ, जो कंडक्टर्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटी की रेंज होती है 10⁻⁷ की रेंज में। सेकेंड ऑप्शन, द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ इलेक्ट्रॉन्स इज, हमने इतने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बताना है कि कितना चार्ज अवेलेबल होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसकी वैल्यू होती है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। अब हमें जितने चार्जेस का चार्ज मालूम करना है उसको अगर हम दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज है वो इक्वल होगा 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ इंटू 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम चार्ज के। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 1.6 ही रहेगा, जबकि 10⁻⁻19 और 10⁻⁷ ये आपस में ऐड अप होंगे तो ये बच जाएगा 10⁻12। तो फाइनल आंसर आएगा 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 कूलम। फर्स्ट ऑप्शन। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रिडबर्ग्स कांस्टेंट इज़, अब जो रिडबर्ग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू होती है 1.0974 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ पर मीटर। फर्स्ट ऑप्शन। द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर नैंड गेट इज़, नैंड गेट के लिए हम जो एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, नैंड जो है ये एंड का नॉट गेट होता है और एंड गेट के लिए हम यूज़ करते हैं x इक्वल्स टू ए डॉट बी, और जब उसको नॉट का ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे यानी जब वो नैंड होगा तो उसके ऊपर हम एक बार यूज़ कर लेते हैं, ए डॉट बी बार इसका आ जाता है। अब यहाँ पर वो गिवन नहीं है तो फर्स्ट का कर लें x इक्वल्स टू ए डॉट बी और उसके ऊपर बार। बाय mass spectrograph we can find the value of mass by using formula, तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, m इक्वल्स टू ई आर स्क्वेयर ओवर 2v इंटू बी स्क्वेयर। मैक्सिमम EMF जनरेटेड इन आ जनरेटर इज़, अब जो EMF जनरेट होती है जनरेटर से उसका जो फार्मूला है वो होता है NWAB इंटू साइन ऑफ थीटा, और मैक्सिमम EMF के लिए ये जो एंगल है साइन ऑफ थीटा इसकी जगह पे 1 आना चाहिए, और साइन थीटा की वैल्यू 1 तब होती है जब थीटा कितना हो 90 डिग्री हो। तो मैक्सिमम EMF के लिए E नॉट इक्वल्स टू NWAB साइन ऑफ 90, और जब साइन ऑफ 90 पुट करेंगे तो उसकी जगह 1 आ जाएगा। तो मैक्सिमम EMF E नॉट इक्वल्स टू NWAB। लास्ट ऑप्शन। द यूनिट ऑफ E इज़ Newton per coulomb and that of B is Newton per ampere per meter, then the unit of E over B is, अब ये MCQs रिपीट हुआ है, ये अभी हमने किया, इसका आंसर आता है मीटर पर सेकंड। लास्ट ऑप्शन। तो आज की वीडियो में हमने लाहौर बोर्ड 2019 ग्रुप 1 और ग्रुप 2 फिज़िक्स के पेपर में आने वाले MCQs को डिटेल से डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियोज़ में दूसरे जो बोर्ड्स हैं उनके ग्रुप 1 ग्रुप 2 में आने वाले फिज़िक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।